आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4 भाग 4, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। अगर आप एक बार क्विक रिवीजन करें तो पार्ट नंबर 1 में आप लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पार्ट नंबर 2 में आप लोग पढ़ते हैं 5 से 11, उसका नाम है सिटीजनशिप नागरिकता। पार्ट नंबर 3 में आप लोग पढ़ते हैं 12 से 35, उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और पार्ट नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ना है 36 से 51 और नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आजकल जरा शॉर्टकट का ज़माना आ गया है, आप मैसेज में भी कुछ लिखते हैं तो भयानक वाला शॉर्टकट, तो उसी वजह से इसको डीपीएसपी भी कहा जाता है, हालांकि रिटर्न कहीं नहीं है। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एग्जाम तक में आने लगा डीपीएसपी और बच्चे कंफ्यूज होने लगे, तो ये भी जरा आप ध्यान रखेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आखिर मतलब क्या होता है। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनके नाम में उनका मतलब आपको स्पष्ट हो रहा था, झलक रहा था, लेकिन इस चैप्टर के बारे में आपको तब तक आइडिया नहीं लगेगा जब तक इसका डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें एक टर्म आता है डायरेक्टिव, और डायरेक्टिव को ही हिंदी में कहते हैं निर्देशन। तो जैसे कि आप लोग सुनते होंगे बॉलीवुड की भाषा में डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो डायरेक्टर का मतलब निर्देश देने वाला, पिक्चर कैसे बननी है, पिक्चर कैसे शूट होनी है, उसको निर्देश करता है, डायरेक्ट करता है। और प्रोड्यूसर का मतलब होता है पैसा लगाने वाला, निर्माता जिसका पैसा पिक्चर में लगा है। तो दोनों अलग अलग है ना। तो यहां पे भी डायरेक्टिव का मतलब है निर्देशन, निर्देश देना। किस बात का निर्देश? पॉलिसीज का निर्देश, नीतियों का निर्देश। अब पॉलिसी या नीति का मतलब क्या होता है? कानून। कानून हमारे देश में कौन बनाता है? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, सरकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब हुआ कि वे प्रिंसिपल्स, वे सिद्धांत या वे तत्व जो भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि कैसी नीतियां बनाई जानी चाहिए। आई बात समझ में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स हु डायरेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक लॉज अकॉर्डिंग टू द पार्ट नंबर 4 अंडर आर्टिकल 36 to 51। निर्देशक तत्वों से सीधा सा तात्पर्य है वे तत्व जो भारत सरकार को कानून बनाने के निर्देश देते हैं। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई सरकार बहुमत में आ गई, सुपर मैंडेट 2/3 मैंडेट में आ गई, तो क्या वो सेंट्रलाइज हो जाए फिर और जो मन में आए करे, जैसे मन में आए कानून बनाए? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार के हाथ बांधना, सरकार को निरंकुश होने से रोकना या सरकार को अच्छे कानून बनाने के लिए प्रेरित करने का काम भी पार्ट नंबर 4 का होता है। एक मतलब इसका यह भी है। अगर एक मतलब इसका और निकाला जाए तो क्या यह कह सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द मिरर ऑफ द गवर्नमेंट? यह सरकार का आईना है। सरकार कभी भी अगर कोई गलत कानून बनाने जाएगी या गलत काम करने जाएगी तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल की याद आएगी कि यार उसमें तो ऐसा नहीं लिखा है, हम ऐसा कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल यह पैदा होता है कि जैसे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं तो हमने देखा कि पार्ट 1 ने आपको आपके देश के बारे में बता दिया कि देश कैसा है, स्टेट्स कितने होंगे, कहां से कहां तक होंगे। पार्ट नंबर 2 ने आपको बता दिया कि इस देश का सिटीजन कौन होगा, और पार्ट नंबर 3 ने आपको बता दिया राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सरकार के लिए कुछ है इस संविधान में कि नहीं? तो पार्ट नंबर 4 सरकार के लिए, इसका हमसे आपसे लेना देना नहीं है, यह सरकार के लिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मौकों पे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं।
और परीक्षाओं में भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि दोनों में क्या समानताएं हैं या दोनों में क्या विषमताएं हैं। तो कानून तो दोनों में लिखे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सुन के क्या लग रहा, अधिकार टाइप का समझ में आ रहा है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट और कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, राइट्स ऑफ फ्रीडम, वहां भी ये लिखा हुआ है। सुन के क्या लग रहा है, राइट्स, अधिकार। तो दोनों अधिकारों में क्या अंतर है, दोनों ही तो अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट। मूल अधिकार गारंटीड अधिकार हैं आर्टिकल 32 के द्वारा, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और जिस अधिकार के पीछे कोई गारंटी ना हो, क्या वो अधिकार नागरिकों के लिए है? नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई बातें या लिखे गए कानून भारत सरकार के विवेक पर आधारित है। अगर सरकार चाहे तो इनमें लिखी गई बातों पर कानून बनाए और उनको लागू करवाए, और अगर सरकार ना चाहे तो ना लागू करवाए, ना कानून बनवाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडेड टू फॉलो द पार्ट नंबर 4। एक अंतर अच्छे से क्लियर। दूसरा अंतर सुनिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट। आप कोर्ट जा सकते हैं कि सर ये हमारा राइट है, लेकिन किसके लिए? पार्ट 3 के लिए। आप कोर्ट नहीं जा सकते पार्ट 4 के लिए। और अगर चले भी गए तो जाने से तो कोई नहीं रोकेगा, चले जाओ, डाल दो पिटीशन, कोर्ट सुने ना सुने उसकी मर्जी। और अगर आपकी पिटीशन गलत पाई गई, उल्टा कंटेम ऑफ कोर्ट, पनिशमेंट, ये भी हो सकता है। तो अगर हम लोग सारांश निकालें तो डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों का सारांश क्या है? पहली बात कि दीज राइट्स आर नॉट गारंटीड बट मिरर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार को चाहिए कि वो इस पर कानून बनाए, लेकिन अगर सरकार ने नहीं कानून बनाया तो कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इनको जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता, सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनवाया जा सकता। तीसरी बात और आखिरी बात कि होना तो चाहिए, अगर कोई भी बात लिखी गई है तो होना तो चाहिए। अब ये होना तो चाहिए से फिर एक नई सूचना निकल करके आती है कि अगर इनको कोर्ट लागू नहीं करवा सकता, गारंटी है नहीं, लिखा क्यों गया? इतना फिर एहसान क्यों किया गया कि एक पार्ट इसमें डाल दिया गया? तो ये इसलिए किया गया क्योंकि हमारे देश में लंबे समय से एक राम राज्य का सिद्धांत चलता है कि हम इस देश को कैसा बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे। और अगेन यहां पे मैं आपको बता दूं कि राम राज्य से तात्पर्य राम का राज्य नहीं है। राम राज्य का मतलब एन आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य। और राम राज्य की छवि या राम राज्य कैसा होता है, अगर ये देखना चाहते हैं तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ एक एक शब्द राम राज्य से प्रेरित है। इसलिए जब भी कोई पॉलिटिशियन आपके सामने राम राज्य की बात करे तो उससे सबसे पहले प्रीएम्बल सुनो। कहो सुनाओ, कोई वोट मांगने आए और जैसे ही वो कहे राम राज्य लाएंगे, इस बार वोट हम ही को दीजिएगा, उससे कहना प्रीएम्बल सुनाओ। वो कहेगा अरे इतनी अंग्रेजी, हिंदी में सुनाओ, प्रस्तावना सुनाओ। अगर सुना दे तब तो उसको कुछ आइडिया है राम राज्य का, और नहीं तो जैसे पढ़ पढ़ के बोलने की परंपरा है वैसे बोलते रहेंगे। तो वो राम राज्य की जो कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने करी, गांधी जी ने जो राम राज्य का सपना देखा, गांधी ने जो स्वराज्य का सपना देखा, गांधी ने जो स्वावलंबन का सपना देखा, उसके जो आदर्श चरित्र हैं, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर रिटन इन द पार्ट नंबर 4। दिस इज द रीजन why we called the part number 4 is related to the social welfare state। कभी भी पूछ लिया जाए नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये लिखे गए, सिंपल सा उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और ये क्वेश्चन भी आपको 100 बार मिलेगा घूम घूम के। टू एस्टैब्लिश अ पब्लिक वेलफेयर स्टेट।
पब्लिक वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? अरे सिंपल सी बात है, एक ऐसा राज्य जहां पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, एक ऐसा राज्य जहां पे मेन एंड वीमेन इक्वली हैव राइट टू लिवलीहुड हो, एक ऐसा स्टेट जहां पर सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो, जहां पे पंचायत सिस्टम हो, जहां पे लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स हो, जहां पे लड़कियों को मैटरनिटी रिलीफ हो, जहां पे लोगों के न्यूट्रिशन और लिविंग स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाता हो, जहां पे एक आइडियल फॉरेन पॉलिसी हो। यही सब तो सोशल वेलफेयर स्टेट होता है। और ये सारी बातें जितनी मैं बोल रहा हूं ये सब इसमें लिखी हुई हैं, आप एक एक करके पढ़ेंगे। और अंत में अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं और अगर थोड़ा सा मन लगा के पढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है? सरकार कैसी होनी चाहिए, यही तो पता चलेगा निष्कर्ष के रूप में। हाउ द गवर्नमेंट शुड बिहेव, सरकार को कैसा बर्ताव करना चाहिए यह भी पता चलेगा। सरकार को कैसे कानून बनाने चाहिए यह भी पता चलेगा। लेकिन अगर हम लोग आइडियल स्टेट की बात करते हैं तो यह भी बताते हुए मुझे गर्व होता है कि हिंदुस्तान एक आइडियल स्टेट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखी हुई ज्यादातर बातें लागू हैं, उन पर कानून बने हुए हैं। कुछ एक आधा चीजों के ऊपर कानून नहीं है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको लेकर के डिस्प्यूट है। अब वो भी है लाइन में, आ जाएगा धीरे से। तो इस तरीके से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। सबको बात समझ में आ गई? अब बारी